ठीक है। यस सर। खैर, इस क्वेश्चन में किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी, उस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है फर्स्ट वाले में? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक मतलब पहली एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स डेटर्स में से माइनस होगा और P&L की डेबिट साइड पर पुराने बैड डेब्ट्स के अंदर ऐड होगा। ठीक है। ये सब कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में था, जो मैंने आप लोगों से 3 बार कराया, उसमें ये सारे पॉइंट्स थे। ठीक है। उस वीडियो को आप देखोगे कुछ तो उसमें ये सब चीजें हैं। मैं यहाँ थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बता रहा हूं, मगर एक्सप्लेन मैंने उस वीडियो में किया हुआ है। आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है। मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा जो इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। ठीक है। पर आपको वो वाली वीडियो देखने के बाद, उस क्वेश्चन को 3 बार करने के बाद, जब दोबारा से आज वाली वीडियो देखोगे तो आपको पहले से बेटर क्लियर हो जाएगा सब कुछ जो भी होगा। ठीक है। ओके सर। उसके बाद उन्होंने कहा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 15%। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना, ये जो डेप्रिसिएशन है, इसके 2 इफेक्ट होते हैं कि एक तो ये असेट में से माइनस होता है, मतलब फर्नीचर का है तो फर्नीचर में से माइनस होगा, प्लांट एंड मशीनरी का है तो प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर एक लॉस की तरह शो कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। अब बात करता हूं एडजस्टमेंट नंबर 4, फिर बात करूंगा एडजस्टमेंट नंबर 5, फिर बात करूंगा एडजस्टमेंट नंबर 6, फिर बात करूंगा एडजस्टमेंट नंबर 7, और फिर बात करूंगा एडजस्टमेंट नंबर 8। 9 की बात आज नहीं करूंगा, कि अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, जैसे वैसे करना है। सारी एडजस्टमेंट्स इसकी डिस्कस कर रहा हूं। वेजेस आउटस्टैंडिंग 1100, रेंट आउटस्टैंडिंग 1000। तो ये जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वेजेस की है, तो वो ट्रेडिंग की डेबिट साइड में आएगी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएगी। ठीक है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो ट्रेडिंग की जगह P&L में आ जाएगा। अगर वेजेस की जगह इफ यू टेक रेंट तो वो P&L में आ जाएगा डेबिट साइड में, और लायबिलिटी की बैलेंस तो शीट। सर ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो ट्रेडिंग के अंदर वेजेस के अंदर ऐड होंगे? हाँ, ये भी उस वीडियो के अंदर क्लियरली है। यानी कि ये जो वेजेस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे 12,900, इसका मतलब ये है कि 12,900 मैं पे कर चुका हूं, 1100 अभी पे करने बाकी हैं। तो 12,900 प्लस 1100 कुल मिलाकर 14,000 रुपए की मेरी वेजेस है। तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा
कि आप मेरे से जो टैक्स लोगे उसमें 14,000 की वेजेस माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा मैं उस पे टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि इतनी सर्विसेज मैं ले चुका हूं तो मैंने पैसे तो देने ही हैं, तो इसका मतलब है लॉस तो मेरा है ही ना, तो उतना मैं प्रॉफिट कम करके उस यस कम प्रॉफिट पे टैक्स दूंगा। ठीक है, ओके सर। और इसको मैं अपनी लायबिलिटी बना लूंगा। इसका मतलब है मैं चाहे ये पेमेंट जब मर्जी करूं, बट वो मेरी लायबिलिटी बनेगी तब तक जब तक मैं उसे पे नहीं कर देता। जिस दिन मैंने पे कर दी लायबिलिटी में से हट जाएगी, मगर टैक्स तो मैं पहले पे कर ही चुका हूँ ना, मतलब टैक्स यस बेनिफिट तो मैं ले चुका हूँ। टैक्स पे कर दूंगा गलत वर्ड है, टैक्स बेनिफिट ले चुका हूँ, यानी कि इतना अमाउंट मैं प्रॉफिट में से ऑलरेडी कम कर दूंगा वाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे ही सेम रीजन रेंट में रहेगा कि P&L अकाउंट बनाऊंगा तो मैं रेंट को इंक्रीज करके शो करूंगा, तो मेरा एक तरह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा मुझे इस ट्रांजैक्शन से। ठीक है, फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, फिफ्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अभी मैं ये सारा बता के एक बारी फर्दर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को अलग से भी डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी है। एक तो मैं इसको डेटर्स में से माइनस करूंगा प्रोविजन को, यानी कि मैं फ्यूचर में, मतलब जो मुझे पक्का पता है कि इतने और बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए मैं एक प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, उसको मैं डेटर में से माइनस करूंगा और P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करूंगा, ताकि अगेन द सेम रीजन कि मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूं कि इतने मेरे और बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, तो मैं अपने प्रॉफिट को कम करके एक प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, और उसको प्रॉफिट को कम करने से मेरा जो टैक्स है वो कम बनेगा, क्योंकि मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा और मुझे टैक्स भी कम देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि अगर मेरे को ये बैड डेब्ट्स नहीं हुए, इसका मतलब है अगर मैंने सोचे थे मगर बैड डेब्ट नहीं हुए, तो मैं अगले साल एक तरह से इसको प्रॉफिट ट्रीट कर लूंगा, तो वो टैक्स मुझे अगले साल देना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को इस बार तो छोड़ देगी लेकिन अगली बार पकड़ लेगी, टैक्स तो मुझे देना ही पड़ेगा। मतलब मैं जबरदस्ती अपने प्रॉफिट को किस लेवल तक कम कर सकता हूं, एक लेवल तक ही तो कम करूंगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद आता है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन का मतलब होता है प्री रिसीव्ड, मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब पैसे मैंने पहले ले लिए हैं, बदले में काम अभी किया नहीं है। क्योंकि मैंने अभी पैसे ले लिए हैं और काम किया नहीं है, तो इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ अभी तक मेरी इनकम जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि लॉ मानता है कि इनकम तब जनरेट होती है जब सर्विसेज दी जाती है किसी को, मतलब मैंने किसी के लिए काम किया तो एक इनकम जनरेट हो गई, और अगर मैंने किसी से काम लिया तो एक एक्सपेंस क्रिएट हो गया, मतलब खर्चा बन गया मेरा। मैंने पे किया या नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन मेरा एक एक्सपेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अनअर्न्ड का मतलब है रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे ले लिए, काम अभी किया नहीं है, तो ये मेरे को अपनी कमीशन में से, इस 12,000 में से माइनस करने होंगे 1,200 रुपए, मतलब P&L की क्रेडिट साइड पे माइनस होगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो होगा। यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि आप इसको इस साल के कमीशन में से हटा दो, क्योंकि आपकी ये इस साल की इनकम नहीं है, तो आपको इस साल इसके ऊपर टैक्स भी नहीं देना है। ये अगले साल आप उसके लिए काम करोगे, अगले साल ही आप इसको इनकम दिखाओगे, तो अगले साल के P&L में ये इनकम दिखेगी और अगले साल टैक्स दिया जाएगा।
यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर इस साल मैंने उसके बदले काम नहीं किया, मैं अगले साल काम करूंगा, तो इन द आइज ऑफ लॉ वो अगले साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है। समझ में आ गई बात? यस सर। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। और बाकी लोग? यस सर। फाइन। उसके बाद सेम है अनएक्सपायर्ड टैक्सेस। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, मतलब पेड इन एडवांस, मतलब मैंने पैसे पहले दे दिए और उससे काम अभी लिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मेरा एक्सपेंस इस साल का नहीं है, इस साल तो सिर्फ पेमेंट हुई है, काम अगले साल होगा तो ये एक्सपेंस भी अगले साल का है, तो ये इसका टैक्स बेनिफिट भी मुझे अगले साल मिलेगा, नॉट इन दिस ईयर। इस ईयर में मैं इसको अपने एक्सपेंस नहीं दिखा सकता, एज सिंपल एज दैट। समझे बात मेरी? यानी कि P&L की डेबिट साइड में से मुझे माइनस करना होगा। माइनस किस में से करूंगा? ये जो आइटम देख रहे हो आप, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, देख रहे हो ना 5,000, इसमें से मैं 750 रुपए माइनस कर लूंगा, ठीक है? P&L की डेबिट में माइनस होगा फ्रॉम टैक्सेस, और ये बैलेंस शीट में असेट साइड पर जाएगा। यानी कि मैंने जिस बंदे को भी एडवांस दिया है, मैंने उससे काम लेना है, तो मैं उससे काम अगले साल लूंगा, तो मैं इस एक्सपेंस को अगले साल एक्सपेंस शो करूंगा P&L के अंदर, और इसका टैक्स बेनिफिट अगले साल मिलेगा मुझे, मतलब मेरा अगले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा इतनी अमाउंट से। पेमेंट मुझे अगले साल नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो एडवांस में पे कर चुका हूं। समझ गए? सर ये मतलब ये 5,000 में से माइनस होगा। राइट। इसका मतलब है मैंने जो भी Okay. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस मिला के 5,000 पे करे हैं, उसमें 750 रुपए अगले साल के हैं, तो आप 750 रुपए को प्रीपेड कह के माइनस कर दोगे, तो इस साल के सिर्फ 4250 है, 4250। तो यानी कि इस साल के Okay, sir. प्रॉफिट में से, इस साल के प्रॉफिट में से सिर्फ 4250 कटेंगे, तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा उस पर मैं टैक्स दे दूंगा गवर्नमेंट को, लेकिन 750 के ऊपर जो मुझे टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मुझे अगले साल मिलेगा। यानी कि मैं इसको अगले साल के P&L के लिए मान के चलूंगा कि ये अगले साल का एक्सपेंस होगा मेरा। खेल सिर्फ इतना सा है कि मैंने सर्विसेज आज ली हैं, मतलब इस साल में ली हैं, तो इस साल का खर्चा, अगले साल लूंगा तो अगले साल का खर्चा। पेमेंट किसी भी साल में हो, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है पेमेंट चाहे तुम 10 साल पहले ही कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। काम कब ले रहे हो? 10 साल बाद, तो 10 साल बाद का जो P&L बनेगा उसमें उसको लॉस दिखा के उतना टैक्स बेनिफिट उस साल मिलेगा आपको। पेमेंट XYZ कभी भी दी गई हो, गवर्नमेंट पेमेंट पे कोई टैक्स नहीं लेती हमसे। मैं किसी को एडवांस पे कर रहा हूं, उस पर मुझे कोई टैक्स थोड़ा देना है, या लेना है ना देना है, पेमेंट तो पेमेंट है, ठीक है? यस सर, यस सर। सर हाँ जी बोलो। सही पर वापस बता दोगे 7th? हाँ मैं अभी बताया था। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एक दिन आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के टाइम पर 4 चीजें बताई थी। ये चीजें बताई थी ना? यस सर। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड। प्रीपेड का मतलब है
अनएक्सपायर्ड, प्री रिसीव्ड का मतलब है अनअर्न्ड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने बोला था ड्यू बट नॉट पेड, और मैंने उस दिन यूं भी लिखवाया था सर्विसेज ले चुके, पैसे देने बाकी है। ये बात मैंने उस दिन बोली थी ना। यस सर। जब भी, मतलब बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, जब अकाउंटिंग क्वेश्चन करा रहा था तब मैंने आपको ये चारों चीजें ना आमने सामने बताई थी। आज भी अगर आप अपना फर्स्ट असाइनमेंट उठाओगे तो उसमें ये चारों चीजें आमने सामने मिलेंगी आपको। वेरी फर्स्ट वॉल्यूम जो मैंने आपको दिया था, ठीक है, वो वीडियो भी होगी यूट्यूब पे, लेकिन पता नहीं जब की बात मैं कर रहा हूं तब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था कि नहीं बनाया था। हो सकता है ये वीडियो मैंने आपको पर्सनली सिर्फ ग्रुप पे भेजी हो, यूट्यूब पे अपलोड ना की हो, तो मैं अब कर दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बातें आपको असाइनमेंट में देख के याद आ जाएंगी कि सर ने एक दिन कहा था सर्विसेज ले चुके, पैसे देने बाकी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर सर्विसेज ली या नहीं ली? सर किसमें? आउटस्टैंडिंग ये में सर्विसेज ले चुके या नहीं ले चुके? ले चुके हैं सर। तो इसका मतलब है एक्सपेंस क्रिएट हो चुका ना। यस सर। इसका क्लियर मतलब पता क्या है कि आप इसका टैक्स बेनिफिट इसी साल में लोगे, यानी कि आपको P&L के अंदर ये एक्सपेंस ऐड करना होगा, समझ रहे हो? मतलब इसको P&L की डेबिट में ऐड करना होगा आपको, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखानी होगी ये, क्योंकि आपने पेमेंट अभी करनी है तो लायबिलिटी तो बनेगी। मगर इंपॉर्टेंट है कि P&L की डेबिट साइड पे जो भी ये एक्सपेंस होगा, रेंट है तो रेंट, सैलरी है तो सैलरी, उसमें ये ऐड होगा, और अगर वेजेस है तो फिर ट्रेडिंग में ऐड होगा जाके, समझ गए? यस सर। इसी तरीके से प्रीपेड का मतलब होता है पैसे दे चुके, सर्विसेज लेनी बाकी है। यही होता है ना मतलब, यही होता है ना मतलब। यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूं सर्विसेज ली या नहीं ली अभी तक इस केस में? नहीं ली सर। इसका मतलब है एक्सपेंस तो क्रिएट नहीं हुआ ना। नो सर। तो इसका मतलब है एक्सपेंस कब क्रिएट होगा? जब सर्विसेज ले लेंगे। और सर्विसेज कब लेंगे? अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है अगले साल। नेक्स्ट ईयर। यस तो सर। इसको नेक्स्ट ईयर के P&L में लॉस दिखाया जाएगा, इस ईयर के P&L में से इसको हटा दिया जाएगा। सिंपल बात है। यानी कि ये P&L की डेबिट साइड पे माइनस कर दिया जाएगा, माइनस कर देंगे मतलब रेंट में से या सैलरी में से या जो भी चीज का प्रीपेड है उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो इस साल उसका टैक्स बेनिफिट आपको इस साल नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके सर। और ये बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा असेट में, क्योंकि हमने सर्विसेज अभी लेनी है किसी से, पैसे उसको एडवांस दे दिए, तो ये मेरा एक असेट बन गया। ठीक है, ये सब बातें मैंने बहुत पहले आप लोगों को क्लियर की हैं, लेकिन आज एक अलग अंदाज में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज इसका एक्चुअली बैलेंस शीट में, P&L में और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ट्रीटमेंट जब क्लियर हो जाएगा ना, तो काफी बातें क्लियर हो जाएंगी पुरानी। मतलब दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर, अगर कोई समझाए तो और कोई समझे तो, दोनों बातें। टीचर समझा रहा है पर बच्चे नहीं समझ रहे तो बेकार है, और टीचर नहीं समझा रहा और बच्चे समझना चाहते हैं तो भी गड़बड़ है, और अगर टीचर भी नहीं समझा रहा, बच्चों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब ओके ओके है कि भी स्टूडेंट कहेंगे चल अच्छा है छोड़ना यार, मगर 12th में रो पड़ोगे। और अगर मैं समझा रहा हूं और आप समझ भी रहे हो तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात मैंने भी पहले भी आपको बोली है, मैं आज भी बोल रहा हूं कि इट इज नॉट लाइक कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं,
बट ये सच है कि इस चैप्टर को मुझसे अच्छा कोई समझाने की कोशिश भी नहीं करता हुआ दिखा मुझे आज तक। और मैं पूरी पेन लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका 12th में बहुत तगड़ा रोल है। 12th में 100 में से 100 लाने हैं, तो ये चैप्टर टिप्स पे होना चाहिए, मतलब इसकी एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये चैप्टर की बदौलत है। मेरे आंसर आते हैं तो इस चैप्टर की बदौलत आते हैं, यानी कि इस चैप्टर से मुझे पूरी अकाउंट्स क्लियर हो गई है। आपको भी करने की कोशिश करूंगा, बस आप उसके अंदर जैसे कहूँ वैसे काम करना। हो सकता है कोई काम मैं डबल डबल कराऊं, लेकिन वो आप ही की भलाई के लिए है। यू हैव टू डू इट बस। और कोई करे ना करे, गौरीश आपने तो करना ही है। आपको तो मैं देखूंगा ही, बाकियों का भी देखूंगा मैं। देखो मेरे लिए सब गौरीश जैसे हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो गौरीश को एडवाइस कर रहा हूँ वो आपको भी करूं। बस फर्क इतना ही हो जाता है कि गौरीश मेरे सामने घर पे होता है तो वो मेरे से कभी भी कुछ भी पूछ सकता है फेस टू फेस, लेकिन आप लोग भी मेरे से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट सवेर सही, लेकिन मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। और इस चैप्टर के अंदर मैं सच बोल रहा हूँ, जितना क्लियर करोगे उतना अच्छा है। मुझे इस चैप्टर को कराने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आ गया तो सब आ गया। आप खुद देखना, इस चैप्टर के बाद आपको हर चैप्टर में ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हर चीज इससे कनेक्ट हो रही है, और इसके बाद कोई भी चैप्टर दोबारा समझोगे तो उसके अंदर अलग मजा आएगा। खैर, एक्रूड का मतलब और प्रीसिप्ट का मतलब क्या होता था, मतलब इस बॉक्स में क्या लिखूं एक्रूड में? ठीक है, सही लिखा है मैंने? सर्विसेज दे चुके, पैसे लेने बाकी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, सर्विसेज ले चुके मतलब दे चुके या नहीं दे चुके? सर दे चुके। इसका मतलब है इनकम क्रिएट हो चुकी ना। यस सर। इसका मतलब है गवर्नमेंट कह रही है कि इस इनकम पे आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, यानी कि आप इसको P&L की क्रेडिट साइड पे ऐड करोगे। P&L की क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, तो अगर ये रेंट का एक्रूड है तो रेंट में ऐड हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट का एक्रूड है तो इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, कमीशन का है तो कमीशन में, मतलब जोन सी भी इनकम है उसी में जाके ऐड हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। और बैलेंस शीट में एसेट बन यस जाएगी। सर। बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगी, क्योंकि हमने पैसे लेने हैं किसी से, लेने हैं तो वो हमारा डेटर है, डेटर है तो एसेट है। इतना तो अब तक सबको क्लियर हो चुका है ना। देखो ये बातें क्लियर ना हुई हो तब भी इसे याद तो कर ही लो। कसम से कह रहा हूं, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आउटस्टैंडिंग एक्रूड प्रीपेड प्रीरिसीव्ड में से कोई दो तो जरूर मिलेंगे हर क्वेश्चन में, 3 भी मिल सकते हैं। उसी तरीके से बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये सब तो मिलते ही हैं। तो मतलब ये तो ऐसी हैं 5-6 एडजस्टमेंट जो वेरी कॉमन, मतलब इट इज एब्सोल्युटली कॉमन इन एवरी क्वेश्चन, हर एक में आनी है। तो इनको तो रट्टा मार लो कि हाँ भाई ये यहाँ ऐड होगा यहाँ जाएगा, यहाँ ऐड होगा यहाँ जाएगा। समझ सको तो समझो, नहीं तो फिर याद कर लो। ठीक है। यस सर। प्री रिसीव्ड में क्या बोलूंगा? सर की पैसे पैसे ले ले लिए चुके हैं हैं। और सर्विसेज देनी है अभी। सर्विसेज देनी बाकी है। अब मुझे बताओ, सर्विसेज दी हैं अभी नहीं दी? सर नहीं दी। इसका नहीं मतलब दी। है, इसका मतलब है इनकम नहीं मान सकते ना उन पैसों को जो मैं ले चुका। नो सर। नो सर। जब मैं उसको इनकम नहीं मान सकता तो उसके ऊपर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स भी नहीं ले सकती। तो गवर्नमेंट खुद कहेगी कि अगले साल सर्विसेज दोगे तो अगले साल टैक्स ले लेंगे। अभी आप सिर्फ इसको अपनी लायबिलिटी दिखा लो और P&L में से हटा दो इसको। यानी कि सिंपल सी बात है, P&L की क्रेडिट साइड पे माइनस हो जाएगा जिसमें से भी होना है। रेंट है तो रेंट में से, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में से, कमीशन है तो कमीशन में से। इज इट क्लियर?
Yes, sir. और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर हो गए चारों पॉइंट? Yes, sir. किसी के दिमाग में कोई सवाल उठ रहा है रिलेटेड टू दीज 4 पॉइंट्स? ठीक है, ओके। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक हर क्वेश्चन में होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हर क्वेश्चन में मिलेगा। प्रीपेड हर क्वेश्चन में अक्सर होता है, प्रीपेड नहीं होगा तो प्री रिसीव्ड होगा, मगर ये लगभग हर क्वेश्चन में ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन हर क्वेश्चन में पॉइंट होता है। डेप्रीसिएशन में आप एक तो असेट को कम कर दोगे और लॉस मान लोगे P&L की डेबिट साइड पे, इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये 2 एडजस्टमेंट आती हैं, एक बैड डेब्ट्स और एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये 2 एडजस्टमेंट जो है ना, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर क्वेश्चन में आ जाती हैं, पर इन दोनों में से कोई एक जरूर हर क्वेश्चन में मिलेगी। दोनों भी मिलती हैं पर एक तो पक्का होती है। तो ये जो बैड डेब्ट्स आपको दिख रहे हैं ये होते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। इनको फर्दर बैड डेब्ट्स क्यों कहते हैं? इनको फर्दर बैड डेब्ट्स क्यों कहते हैं? एनीबॉडी? व्हाई दीज आर नोन एज सर फर्दर? ये अभी हमने रिकॉर्ड नहीं करे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं 3200 रुपए, और ये और हैं। इसका मतलब है कुछ पहले के बैड डेब्ट्स हैं, कुछ नए भी हैं। तो इनको मैं अक्सर कहूंगा न्यू या फर्दर बैड डेब्ट्स, और ट्रायल बैलेंस वालों को बोलूंगा ओल्ड बैड डेब्ट्स। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? ट्रायल बैलेंस वालों को मैं बोलूंगा ओल्ड बैड डेब्ट्स, या फिर रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मतलब जिनको मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड पहले से कर चुका हूं। तो इसका मतलब ये वाले सिर्फ P&L में चले जाएंगे, डेटर में से ये ऑलरेडी कट चुके हैं, मगर जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं वो डेटर में से भी कटने हैं और P&L में भी जाने हैं, क्योंकि मुझे उसका टैक्स बेनिफिट तो लेना ही है ना। मतलब मैं गवर्नमेंट से तो कहूंगा ना कि इतना मेरा नुकसान हो गया तो उतना टैक्स तो कम बने ना मेरा। सिंपल सी बात है। अगर आप कहोगे कि मैं नहीं दिखा रहा इसको अपने P&L में, मुझे नहीं चाहिए टैक्स बेनिफिट, गवर्नमेंट में आपको पूरा टैक्स दूंगा, तो ठीक है, आपसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। दुनिया टैक्स की चोरी करती रहती है और आप ईमानदारी से जो टैक्स कम होना चाह रहा है उसको भी नहीं होने दे रहे, तो ठीक है, आपसे अच्छा तो कोई मिल ही नहीं सकता गवर्नमेंट को। सिंपल सी बात है। टैक्स को रिड्यूस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है एक बिजनेसमैन कि मेरे जितने खर्चे हैं ना, मैं उसको दिखा दिखाकर गवर्नमेंट से कहूं कि भाई ये मेरा एक्चुअली खर्चा है। तो गवर्नमेंट अगर मुझे कहेगी ना कि साबित करो, तो मैं कर भी दूंगा साबित कि हाँ मेरा इतना बैड डेब्ट हुआ है। तो बैड डेब्ट से मेरा टैक्स बेनिफिट हो जाता है। अगर मेरे को बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो मैं उसको अपनी बुक्स में एक लॉस की तरह शो करके उतना प्रॉफिट रिड्यूस करके टैक्स कम दूंगा गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ? Yes, sir. और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है, मतलब इसको भी लगभग बैड डेब्ट्स ही मान लो, ट्रीटमेंट इसका वैसा ही है। बस ये होता है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब हो सकता है फ्यूचर में ये बैड ना हो, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि होंगे, तो मैं डेटर माइनस कर रहा हूं और P&L में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए इसको लॉस तो दिखा ही रहा हूं। यानी कि इसकी ट्रीटमेंट बैड डेब्ट्स की तरह ही होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की। लेकिन
हो सकता है कि मुझे बैड ना हुए तो अगले साल प्रॉफिट दिखाना पड़ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। इसकी डिटेल्स पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तो जिसने पिछली क्लास मिस की थी वो इसकी डिटेल डिस्कशन जो मैंने पिछली वीडियोस अपलोड करी है उनमें से किसी एक वीडियो में इसकी पूरी डिटेल है, मतलब पूरी क्लास ही इसी के ऊपर दी थी मैंने। ठीक है सर हाँ जी बोलो। सर वो मीटिंग एंड होने वाली है, रिजॉइन करनी है क्या? नहीं नहीं रिजॉइन नहीं करनी, बस मैं ये पॉइंट खत्म करके आप लोगों को बस ये बता रहा हूं कि आपने इस क्वेश्चन को पूरा करना है एज्यूमिंग कि ये 9th पॉइंट यहां पे नहीं है। इस 9th पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा अलग से, पर आपसे तब मैं ये क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा, लेकिन अभी आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है जैसे कि इसमें 8 ही एडजस्टमेंट है। समझ गए? मतलब आपने इस क्वेश्चन को 8 एडजस्टमेंट्स मानकर खत्म करके बैलेंस शीट को मैच करके मुझको भेजना है। पुराना क्वेश्चन भी जिसने 3 बार नहीं भेजा है वो पहले वो भेजेगा। देखो मैं बार बार धीरे धीरे बोलना छोड़ दूंगा। जब मेरे पास 2-3 लोगों के आ जाते हैं ना तो मैं कहता हूं भाई यही दोनों तीनों सीरियस हैं, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उनको बार बार बोलना छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे पास जिसका आ जाएगा ठीक है, 1-2 बार बोलूंगा उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। तो आगे जो जो इस चीज को करता रहेगा आई एम श्योर कि उसको 12th में इसका बेनिफिट नजर आएगा, और एक्चुअली नजर आएगा, और आप खुद कहोगे कि सर अच्छा हुआ मैंने इस चैप्टर में पूरी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली 11th में ही। क्योंकि 12th में जाके हर टीचर आपसे एक ही बात बोलेगा, ये आपको 11th में समझ आ चुका है, इसका मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और वो आगे नई नई बातें बताते रहेंगे और आप बिल्कुल पागल हो जाओगे। तो आपको सिर्फ एक ही बंदा याद आएगा, वो भी मैं, कि सर ने कहा था। और उसके बाद भी मैं ये बात बोल दूं कि उसके बाद भी उस सिचुएशन से बाहर निकालना भी मेरे अलावा और किसी को उतना अच्छा नहीं आता जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरे क्या बोलने के बाद भी आप क्या गड़बड़ करोगे। तो उसे बाहर निकालने की ट्रिक्स भी है मेरे पास। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले तो मैं आपको फंसने नहीं देना चाहता, पर अगर फंस गए तो उससे बाहर भी मैं ही निकाल सकता हूं, क्योंकि बाकी टीचर्स पेन नहीं लेते। वो कहते हैं भाड़ में जाए ना, मेरे थोड़ी ना मार्क्स कमा रहे हैं, बच्चे के आएंगे ना। लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आप वो गलती ना करो, पर अगर कर बैठे तो उसे बाहर निकालना भी मुझे आता है, बट ऐसी नौबत मत आने दो। क्योंकि अगर आप पहले से स्ट्रांग हो गए तो 100 में से 100 लाना आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किलें पैदा तो आपने कर ही दी, उसके बाद लड़ना भी पड़ेगा उनसे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आपने ये क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 2 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये मतलब 5 तक क्वेश्चन मुझे करके भेजने हैं, और आखिरी एडजस्टमेंट अगर ये वाली है तो इसको छोड़कर, अगर ये नहीं है तो फिर तो सारी एडजस्टमेंट करनी है। इसका मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, ये एक खतरनाक एडजस्टमेंट है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो 7th पॉइंट मतलब एक तो ये दोनों हो गए, इसके बाद एक इसके अंदर दिया हुआ है एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसका सिंपल सा मतलब है P&L में इसको क्रेडिट साइड पे डालोगे आप बाय एप्रिसिएशन के नाम से, मतलब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो आप उसे बुक्स में शो कर रहे हो एज अ प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट को टैक्स तो आपको देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो आप प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो तो टैक्स ज्यादा बनेगा आपका। और बैलेंस शीट की असेट साइड पर लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर प्लस कर देंगे हम एप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन का ठीक ऑपोजिट इफेक्ट है। डेप्रिसिएशन के अंदर हम P&L में लॉस दिखाते थे, इसमें प्रॉफिट दिखाएंगे। और डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू को घटाता है, एप्रिसिएशन उसको बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर? सर ये आपने क्या लिखा है एसेट साइड पे? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को शॉर्ट में लिख दिया L/B, क्योंकि जगह कम थी मेरे पास, प्लस हाँ, ओके एप्रिसिएशन सर। नीचे एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट वर्ड है एप्रिसिएशन।
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, एक असेट की वैल्यू के बढ़ने को एप्रिशिएट कर होना कहते हैं, इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, और डेप्रिशिएट हो गई मतलब कम हो गई, एप्रिशिएट हो गई मतलब बढ़ गई। ठीक है, इज इट Yes, क्लियर? sir. इस क्वेश्चन के अंदर इस सब के बाद सिर्फ एक पॉइंट बचता है, वो है ये, हमने बैंक से लोन लिया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा हमारा 12,000 का 10% 8 मंथ्स के लिए। डेट है 1 मई, यानी कि मई से गिनेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की बात कर रहा हूं मैं। तो 8 महीने बनते हैं, तो 8 महीने का इंटरेस्ट ये तो पूरा का पूरा कट गया, और उसके बाद ये भी कट गया, तो ये हो गया 800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है, और हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना किया है, कितना किया है? 500. तो इसका मतलब है कितना बाकी है? 300. 300. तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, P&L की डेबिट साइड पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे वो 500 का दिखा के उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग करके 300 ऐड करेंगे, यानी कि 800 कर देंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कर देंगे 300 रुपए का। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, कल क्लास है? हाँ, कोशिश करूंगा ले लूं कल क्लास। हेलो।